Hello everyone. Today we will see how to solve a problem related to the theory of failure. Means आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि थ्योरी ऑफ फेलियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। थ्योरी ऑफ फेलियर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ 2 से 3 प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द theories of failure. As you all know that theories of failure को यूज हम लोग क्यों करते हैं? हम लोग थ्योरी ऑफ फेलियर को यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास जो कंपोनेंट का स्ट्रेंथ का डाटा है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिएक्सियल स्ट्रेंथ का डाटा है। मींस आइदर वी हैव हमारे पास जो डेटा है वो है टेंसाइल स्ट्रेंथ से जो डेटा हमें मिला है उसी चीज को डेटा मिला है। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस जो कंपोनेंट होता है हमारा वो ऑलवेज टेंसाइल यूनिएक्सियल लोडिंग कंडीशन में नहीं होता है। मींस उस पे मल्टीपल लोड्स एक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव ए कंपोनेंट और इस कंपोनेंट में एक टेंसाइल लोड भी लग रहा है, एक आपके पास शियर लोड भी एक्ट कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए आपके पास कोई शाफ्ट है तो उस शाफ्ट पे आपके पास बेंडिंग मोमेंट भी एक्ट कर रहा है, टॉर्सनल मोमेंट भी एक्ट कर रहा है। तो उस केस में अगर हमारे पास कंपोनेंट फेल करता है, ठीक है, यदि कंपोनेंट हमारा ब्रेक करता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अगर सपोज हमें उसके डायमेंशन को कैलकुलेट करना होगा तो उस डायमेंशन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम लोग थ्योरीज ऑफ फेलियर में देखेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो अवेलेबल डाटा है वो सिर्फ और सिर्फ यूटीएम का डाटा है। ठीक है, यूनी एक्सियल टेंसाइल लोड से जो डेटा आया उस डेटा को अगर कंपोनेंट में मल्टीपल लोड्स एक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं, शियर स्ट्रेस भी एक्ट कर रहा है, डिफरेंट नेचर्स ऑफ लोड अगर हमारे सिस्टम में एक्ट कर रहे हैं तो हम कैसे उसको रिलेट कर सकते हैं, उस डेटा को यूज कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। दैट इज द कम्स अंडर द थ्योरीज ऑफ फेलियर। मींस थ्योरीज ऑफ फेलियर आपको एक रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है कि आप यूनी एक्सियल डायरेक्शन में जो डेटा है उसको आप यूज कीजिए अपने मल्टी डायरेक्शन में जो लोड्स एक्ट कर रहे हैं या डिफरेंट नेचर्स ऑफ लोड्स एक्ट कर रहे हैं उस पर्पस के लिए आप उस चीज को यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने देखा था क्या कि हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज ऑफ फेलियर थे। मींस एक हाइपोथेसिस है जो कि डिफरेंट लोगों के द्वारा दिया गया है और उसको हम लोग यूज करते हैं। इसमें जो सबसे जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है वो हमारे लिए था मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी एंड मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी इज यूज्ड फॉर द ब्रिटल मटेरियल एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी एंड डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी इज यूज्ड फॉर द डक्टाइल मटेरियल। इसके अलावा भी हमारे पास 2 अदर थ्योरीज ऑफ फेलियर होते हैं जैसे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरीज। मींस लेकिन बेसिकली हम लोग जो यूज करते हैं या जिसके रिजल्ट हमारे लिए यूजफुल होते हैं वो हमारे लिए है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरीज। ठीक है, एंड इनका जो डेरिवेशंस है मींस मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में क्या होता है कि हमारे पास जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है कंपोनेंट पर, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्ट करता है उसका जो वो जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग इक्वेट करते हैं किसके बराबर, उसको इक्वेट करते हैं जो कंपोनेंट का यील्ड स्ट्रेंथ है या जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है या जो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया जाता है यूनिएक्सियल टेंशन लोड से उसके स्ट्रेंथ से हम उसको इक्वेट करके कंपोनेंट के डायमेंशन को निकालते हैं। फिर हम बताते हैं कि अगर कंपोनेंट पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड लग रहा है, मतलब एक्सियल लोड भी लग रहा है, शियर लोड भी लग रहा है या मोमेंट या बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है, टॉर्सनल मोमेंट एक्ट कर रहा है, तो उस केस में अगर हमको कैलकुलेट करना है कि इसका डायमेंशन कितना होना चाहिए, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं उसका प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा। ऑब्वियस बात है कि अगर हमारे पास डिफरेंट लोड्स एक्ट करेंगे, अगर हमारे पास डिफरेंट लोड्स एक्ट करेंगे कंपोनेंट पर, हम नहीं बता सकते हैं कि ये कंपोनेंट जो फेल कर रहा है वो इस टेंसाइल लोड के कारण फेल कर रहा है या शियर लोड के कारण फेल कर रहा है, या अगर कंपोनेंट पर बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है उसके कारण फेल कर रहा है या टॉर्सनल मोमेंट एक्ट कर रहा है तो उसके कारण फेल कर रहा है, हम नहीं बता सकते हैं। तो उस केस के लिए हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप होता है, या आप ऐसा कर सकते हैं क्या, जो फर्स्ट स्टेप होता है टू यूज the first step to use or to apply theories of failure is to find out the magnitude of principal stresses. Means आपको क्या कैलकुलेट करना है,
मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना है, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना है, शियर स्ट्रेस कितना है, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी देखा है, जब हमारे पास लोड्स जो होते हैं वो नॉर्मल स्ट्रेस भी है, शियर स्ट्रेस भी है, बेंडिंग मोमेंट भी है, टॉर्सनल मोमेंट है। अगर इस टाइप के लोड्स एक्ट करते हैं तो हम उससे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो जो पहला स्टेप हम लोग यूज करते हैं वो होता है कैलकुलेशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ओके, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोगों ने देखा था कि प्रिंसिपल स्ट्रेस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो either we use the analytical method or either we use for the graphical method, that is known as the Mohr circle concept. Mohr circle के concept से भी आप उसके principal stresses, maximum principal stress, maximum shear stress और minimum principal stress को calculate कर सकते हैं, या simple analytical formula का जो आप use करते थे कि sigma max and sigma mean is equal to sigma 1 plus sigma 2 by 2 plus minus under root of sigma 1 minus sigma by 2 का whole square plus tau square x square। ठीक है, ये जनरल कॉन्सेप्ट आप लोग यूज करते थे अपने कैलकुलेशन टू कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ओके, मींस वहां पे आप लोग जो यूज करते थे वो था क्या कि अगर हमारे पास कोई कंपोनेंट है, अगर इसमें हमारे पास एक नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, एक शियर स्ट्रेस भी एक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ कैलकुलेट करते थे सिग्मा मैक्स और सिग्मा मीन। जो अभी मैंने फॉर्मूला बोला उससे हम लोग सिग्मा मैक्स निकालेंगे, सिग्मा मीन में एक माइनस साइन आ जाता है वहां पे, और टाउ मैक्स, ये तीन चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम डिफरेंट थ्योरीज ऑफ फेलियर में उनके एजम्पशंस में क्या बोला गया है या वो थ्योरीज ऑफ फेलियर में क्या बोला गया है उस चीज को इक्वेट करेंगे, किसके बराबर, उसको इक्वेट करेंगे जो मटेरियल का स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड किया गया है उसके बराबर हम उसको इक्वेट करके कंपोनेंट के डायमेंशन को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, यहाँ तक की थ्योरीज क्लियर है? ओके, लेट्स कम टू द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बेसिकली अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे इट मींस दैट you basically understand the concept of the theories of failure। और किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी थ्योरीज को अच्छे से समझने का मीनिंग ये है कि आप उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। मींस इन एवरी एग्जाम दे विल आस्क जनरली फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड डिजाइन इज बेसिकली, और आप कह सकते हैं टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। देयर इज नो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इन दिस। आपको बस अप्लाई करना, उस थ्योरीज को पढ़ना है और उसके बाद उसको अपने न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना है। मींस आपको समथिंग डिजाइन करना है। डिजाइन करने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई कंपोनेंट है उसमें डिफरेंट लोड्स एक्ट कर रहे हैं तो उस लोड को सस्टेन करने के लिए हमारे पास जो कंपोनेंट है उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए उसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे वो देखिए प्रॉब्लम क्या बोलता है। प्रॉब्लम है क्या, problem is given as the load on a bolt consists of an axial pull of 10 kilonewton together with a transverse shear force of 5 kilonewton। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है क्या कि हमारे पास क्या है, एक बोल्ट है, इस बोल्ट पर जो लोड एक्ट कर रहा है वो एक्ट कर रहा है एक्सियल पुल कितना 10 किलो न्यूटन का, और ट्रांसवर्स शियर फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो एक्ट कर रहा है 5 किलो न्यूटन का। मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड एक्ट कर रहे हैं, नॉर्मल लोड भी एक्ट कर रहे हैं और शियर लोड भी एक्ट कर रहे हैं, ट्रांसवर्स शियर लोड भी एक्ट कर रहे हैं। अब बोला जा रहा है क्या, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बोल्ट रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी एंड मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। मींस ये 5 थ्योरीज ऑफ फेलियर का यूज करा के आपको बोला जा रहा है क्या कि आप उसके डायमेंशंस को कैलकुलेट करेंगे। एक चीज और मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे जैसे ये उन्होंने मेंशन किया कि आपको इस थ्योरीज ऑफ फेलियर का यूज करके आपको डायमेंशन को निकालना है। इन केस अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया जाता है कि आपको किस चीज को यूज करना है, कौन सा थ्योरीज ऑफ फेलियर को यूज करना है, जनरली आपको मेंशन रहा रहेगा कि आप मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से निकालिए या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से निकालिए। बट इन केस अगर नहीं दिया जाता है तो अगर हमारे पास डक्टाइल मटेरियल है तो अगर हमारे पास ब्रिटल मटेरियल है तो हम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी की ओर जाएंगे, अगर डक्टाइल मटेरियल है तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी या मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी में किसी एक को हम लोग यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से ब्रिटल मटेरियल का डायमेंशन कैलकुलेट करना इजी है, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी हम लोग यूज करते हैं टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ द ब्रिटल मटेरियल। क्लियर है? ओके,
मीन्स यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सिंपली हमें बोल रहा है क्या कि हमारे पास एक बोल्ट है जिस पर हमारे पास एक एक्सल लग रहा है 10 किलो न्यूटन का और साथ ही इसके साथ ट्रांसवर्स शियर फोर्स लग रहा है 5 किलो न्यूटन का। अब आपको डिफरेंट थ्योरीज ऑफ फेलियर का यूज करके इसके डायमीटर को निकालना है, मतलब बोल्ट का डायमीटर हम कितना यूज करें ताकि उसमें अगर एक्सल फुल 10 किलो न्यूटन लगे और ट्रांसवर्स शियर फोर्स 5 किलो न्यूटन भी लगे देन इट विल नॉट ब्रेक। और इसको निकालने के लिए हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज ऑफ फेलियर का डिफरेंट थ्योरीज ऑफ फेलियर को हमें क्या किया गया है, प्रोवाइड किया गया है। ओके, ऑल्सो इन द गिवन क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, टेक परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट इज 100 मेगापास्कल एंड पॉइजन्स रेशियो इज 0.03। ओके, 0.3 सॉरी 0.3 पॉइजन्स रेशियो इज गिवन, पॉइजन्स रेशियो न्यू lateral dimension lateral strain divided by longitudinal strain जो कि हम लोग यूज करते हैं पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, अगेन इट इज गिवन दैट permissible tensile stress at elastic limit is 100 megapascal means मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है वो 100 मेगापास्कल का स्ट्रेंथ है इन टेंसाइल लोडिंग केस में। मींस आपको इसी डाटा को यूज करना है, ये जो कंपोनेंट का स्ट्रेंथ है इसी डाटा को यूज करना है। क्लियर हुआ? जैसा मैंने आपको पहले बताया था क्या कि हमारे पास जो अवेलेबल डाटा है वो है यूनिएक्सियल टेंसाइल लोड में जो हम डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। बट इन नॉर्मल केसेस में हमारे पास जो कंपोनेंट है उसमें डिफरेंट डायरेक्शंस में लोड लग सकते हैं, डिफरेंट नेचर का लोड लग सकता है। टेंसाइल होगा, शियर लोड होगा, बेंडिंग मोमेंट होगा, टॉर्सनल मोमेंट होगा, कुछ भी लग सकता है। लेकिन हम कंपोनेंट का अगर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे जो हमारे पास डाटा है वो तो बस सिर्फ और सिर्फ यूनिएक्सियल टेंसाइल लोड का ही अवेलेबल है। तो हम कैसे यूटिलाइज करेंगे यही रिलेशनशिप को या को रिलेशन को हमें बताता है कौन, थ्योरीज ऑफ फेलियर। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ गिवन है परमिसिबल इलास्टिक लिमिट 100 मेगापास्कल एंड पॉइजन्स रेशियो इज 0.3। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले क्या क्या गिवन डाटा है उस पर हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। पहला गिवन डाटा है उसमें जो टेंसाइल लोड लग रहा है वो लग रहा है 10 किलो न्यूटन, उसमें जो शियर लोड लग रहा है वो लग रहा है 5 किलो न्यूटन का। ठीक है, सिग्मा टीईएल मींस इलास्टिक लिमिट पर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो हमारे पास 100 मेगापास्कल है। ओके, और मेगापास्कल को आप लिख सकते हैं न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। एंड पॉइजन्स रेशियो sometimes it is denoted by nu, sometimes it is denoted by m, sometimes it is in this book it is denoted by 1 by m, लेकिन सबका मीनिंग एक ही है कि ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पॉइजन्स रेशियो है, lateral strain divided by longitudinal strain, nothing else। क्लियर? तो हमने लिखा क्या कि हमारे पास गिवन डेटा क्या क्या है उस चीज को हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया। ओके, हमें निकालना क्या है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बोल्ट। ठीक है, जिस चीज को निकालना उसको हमने लिखा क्या, डी विद द डायमीटर ऑफ द बोल्ट। अगर डी इसका डायमीटर है तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बोल्ट कितना हो गया, 5/4 इंटू डी स्क्वायर। तो एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस कितना हो गया, एक्सियल लोड डिवाइडेड बाय एरिया। ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस कितना हो गया, तो ट्रांसवर्स शियर हो गया, जो ट्रांसवर्स शियर फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय एरिया। मींस हमारे पास जो आया वो आ गया एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस और ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि हमने माना क्या कि हमें कैलकुलेट करना था कि डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना होगा। हमने माना क्या कि डी इज द डायमीटर ऑफ द बोल्ट इन एमएम। ओके, तो यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाला जा सकता है सिंपली 5/4 इंटू डी स्क्वायर का यूज करके। टेंसाइल स्ट्रेस निकाला जा सकता है लोड डिवाइडेड बाय एरिया, और ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस निकाला जा सकता है लोड डिवाइडेड बाय एरिया। यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें क्लियर मिल गया कि उसका टेंसाइल स्ट्रेस कितना होगा और शियर स्ट्रेस कितना होगा। अब अगेन जो सिचुएशन आया जो कि आप लोग यूज करते थे जब हम लोग मोहर सर्किल का कैलकुलेशन करते थे या जब हमें मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना रहता था, हम लोग यही यूज करते थे ना। हमारे पास जो प्रॉब्लम रहता था तो सेम यही प्रॉब्लम आया ना कि एक हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस है सिग्मा, मान लीजिए अगर इसको सिग्मा 1 से डिनोट करते हैं, और एक हमारे पास शियर स्ट्रेस रहता था टाउ एक्स वाई, सपोज करो हमारे पास एक शियर स्ट्रेस रहता था टाउ एक्स वाई, और तब हम लोग क्या करते थे, सिग्मा मैक्स निकालते थे, सिग्मा मीन निकालते थे और टाउ मैक्स निकालते थे। ये निकालते थे, सिग्मा मैक्स निकालते थे, सिग्मा मीन निकालते थे
सेम वही सिचुएशन आया, यहाँ जो सिग्मा 1 है वो यही है सिग्मा दिस वन एक्सल टेंसाइल स्ट्रेस, जो टाउ एक्स वाई हम लोग यूज करते थे वो दिस वन इज टाउ। तो सिंपल क्या करना है, हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होगा। क्लियर, किसी कोई डाउट नहीं है? ओके, so let's calculate the value of maximum principal stress. Sorry. Okay. ठीक है, यहाँ देखिए हमने कैलकुलेट किया मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 प्लस, अगर हम यहाँ माइनस साइन यूज कर देंगे तो ये मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आ जाएगा। तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू टाउ स्क्वायर ही लोग यूज करें, या इसी चीज को लोग लिख सकते हैं सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई। सेम फॉर्मूला, सेम चीज को हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पर सिग्मा 2 तो जीरो हो गया। सिग्मा 2 क्यों जीरो हो गया? क्योंकि जो एक्सियल स्ट्रेस लग रहा है वो वन डायरेक्शन लग रहा है। ठीक है, तो सिग्मा 2 की वैल्यूज यहाँ पर हमारे लिए कितनी हो गई? जीरो हो गई। ओके, यहाँ पर भी सिग्मा 2 की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास जीरो। अगर सिग्मा 2 जीरो हो गया तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो बचा वो हमारे पास यही एक्सप्रेशन बचेगा। सिंपली क्या करना है, जो भी वैल्यूज आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया सिग्मा 1 का और जो वैल्यू कैलकुलेट किया टाउ का, उसके मैग्नीट्यूड को यहाँ पर हमें रखना है। यहाँ पर रखे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वो आ गया सिंपली 15365 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। मीन्स ये जो वैल्यू आया वो आया हमारे पास कितना? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का यूज किए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को कैलकुलेट किए, तो वहां से इसकी वैल्यू आ रही है 15,365 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। क्लियर है? ओके, तो यहाँ तक हमारे पास आ गया कि हमने मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को कैलकुलेट कर लिया, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू इतनी आ गई। अब अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या बोलता है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी सिंपल हमें बोलता है क्या, कि अगर हमारे पास किसी कंपोनेंट में डिफरेंट तीन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, और अगर ये हमारे पास रिलेशन है कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 3, तो हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ कंसिडर करना है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट का। मतलब सिग्मा 2 और सिग्मा 3 से हमें कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सबसे हाईएस्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस जो एक्ट कर रहा है कंपोनेंट पर, सिर्फ उसी पर बात करना है। ठीक है, मतलब नेग्लेक्ट करना है अदर स्ट्रेसेस को। यहाँ पर जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस वैल्यू आ रही है दिस वन, इसको हम लोग को किसके इक्वेट करना है? जो कंपोनेंट का स्ट्रेंथ था, जो कि 100 गिवन था। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास जो डायमीटर आ रहा है वो आ रहा है 12.4 mm। डायमीटर तो 12.4 mm। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई कंपोनेंट है और उस पर अगर लोड एक्ट कर रहा है 10 किलो न्यूटन और 5 किलो न्यूटन का, और अगर हम उसमें मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का यूज करके अगर हम उसके डायमेंशन को कैलकुलेट करते हैं, तो डायमीटर की वैल्यू हमारे पास इतना आती है। मींस दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड डायमीटर ऑफ द बोल्ट। मतलब मिनिमम 12.4 mm डायमीटर का बोल्ट को यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी फेल अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। क्लियर है? एक थ्योरी का यूज करके हम लोगों ने इस चीज को कैलकुलेट कर लिया, इसका डायमीटर। नेक्स्ट जो सेकंड थ्योरी को हम लोग को यूज करना है वो है हमारे पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में क्या करना है? हमको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। ओके, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दिस। अभी यहाँ पर भी क्या है? सिग्मा 2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास जीरो है, सिग्मा 2 जीरो है, तो हमारे पास यही एक्सप्रेशन आएगा। सेम एक्सप्रेशन एज सिग्मा 2 इक्वल टू जीरो, सिग्मा 2 जीरो है तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास इतना आ गई।
ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपली इसका जो मैग्नीट्यूड था, सिग्मा 1 का जो वैल्यू था और टाउ का जो वैल्यू था, उसको इस एक्सप्रेशन में पुट किया। पुट करने के बाद हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे लिखता है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी, टाउ मैक्स की वैल्यू कंपोनेंट के शियर स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड के बराबर होनी चाहिए। मतलब ये लिमिटिंग केस है। लिमिटिंग केस का यूज करके हम बोल रहे हैं क्या, इसकी वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। तो हमें तो सिग्मा टी दिया हुआ है इलास्टिक लिमिट पर, सॉरी, हमें तो इसकी वैल्यू दी हुई है इलास्टिक लिमिट पर 100/2 कर रहे हैं, तो हमें यहाँ से इसकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मैग्नीट्यूड निकल रहा है। इसको यूटिलाइज किए तो हमारे पास डायमीटर आ रहा है 13.42 mm। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को यूज करते हैं तो हमारे पास जो डायमीटर आना चाहिए कंपोनेंट का, वो समथिंग 13.42 mm आता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, द नेक्स्ट थ्योरीज को जो यूज करके हमको डायमेंशन को कैलकुलेट करना है, वो है हमारे पास मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, सॉरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी में हमें फिर वही यूज करना है। हमने निकाल चुके थे कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हमारे पास कितना होगा। तो दिस इज द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरीज। ओके, सपोज करो अगर कोई कंपोनेंट पर सिग्मा 1 एक्ट कर रहा है, सिग्मा 2 एक्ट कर रहा है, तो हम डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है, तो हम वहां पर अगर प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अगर हम उसका स्ट्रेन निकालने की कोशिश करते हैं तो यही आता है हमारे पास सिग्मा 1/e माइनस न्यू इंटू सिग्मा 2/e, सेम यही एक्सप्रेशन आता है। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, जो हम लोग न्यू यूज करते थे उसी को इन्होंने 1/m यूज किया है, पॉइजन रेशियो को उसी चीज को इन्होंने उस तरीके से नोटेट करके यूज किया है। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग अगर अप्लाई करते हैं, ओके, हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी इतना था, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में यहाँ पे जो प्लस साइन आप यूज करते हैं वहाँ पे माइनस साइन यूज हुआ। यहाँ से हम लोगों के पास आ गया मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना आ गया। हम यहाँ से प्रिंसिपल स्ट्रेन निकाल सकते हैं जैसे, और इसको इक्वेट करेंगे क्या, कंपोनेंट का जो स्ट्रेन आएगा उसके बराबर यूज करेंगे। स्ट्रेन कैसे निकाल सकते हैं, अगर स्ट्रेस मालूम है, अगर हम उसको यंग्स मॉडुलस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेन ही आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी ई है, ई है, ई है, ये तीनों कैंसिल हो गया, आपका इक्वेशन रिड्यूसेस टू दिस वन। इक्वेशन यहाँ पर रिड्यूस होकर ये आ रहा है, सिंपली पुट द वैल्यूज ऑफ सिग्मा T1 एंड सिग्मा T2 का, एंड देन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायमीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ द डायमीटर ऑफ द बोल्ट। तो यहाँ पे जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है 12.7 mm। क्लियर यहाँ तक। द नेक्स्ट थ्योरीज जो हमें अप्लाई करना है हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरीज को अप्लाई करना है। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरीज को हम अप्लाई करेंगे, सिंपल हमारे पास जो एक्सप्रेशन डिराइव हुआ था वो हमारे पास समथिंग इतना था, जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ सिग्मा T1 सिग्मा T2 इन दिस एक्सप्रेशन एंड कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द डायमेंशन ऑफ द कंपोनेंट। जो भी कंपोनेंट का डायमेंशन कैलकुलेट करना है उसको हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, ओके। देन लास्ट थ्योरीज ऑफ फेलियर जो बोल रहा है वो हमें बोल रहा है क्या, कि आप यूज कीजिए मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनालिसिस। दिस इज वेरी यूजफुल, दिस इज वेरी यूजफुल थ्योरीज फॉर द ब्रिटल मटेरियल। ओके, अगर हम अप्लाई करते हैं मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, ओके, इट हैज मेंशन, इट हैज डन समथिंग मिस्टेक, यहाँ पर 2 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, सिंपल सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 इनटू दिस जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर आ जाता है, जो स्ट्रेंथ वैल्यू है उसका स्क्वायर आएगा। यहाँ पर 2 नहीं आएगा। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा आप कॉसेज रहिएगा। ठीक है, जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड दिस सिग्मा स्क्वायर के वैल्यूज को हम पुट करते हैं, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है वो हमारे पास यहाँ तक आता है। इसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास जो डायमीटर आएगा वो हमारे पास 13.4 mm आएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास हमें कंपोनेंट का डायमेंशन कैलकुलेट करना था बेस्ड ऑन डिफरेंट थ्योरीज ऑफ फेलियर।
और जो भी डायमीटर आप कैलकुलेट कर रहे हैं ये उस प्रिंसिपल उस थ्योरीज के अकॉर्डिंगली मिनिमम डायमीटर है। मतलब आपको बोल्ट का डायमीटर अगर सपोज करो जैसे डायमीटर यहाँ आ रहा है कि 12 mm, मतलब ये मिनिमम डायमीटर है 12 mm। मतलब बोल्ट का डायमेंशन जो होना चाहिए वो मिनिमम 12 mm, 12 mm या उससे ज्यादा आप ले सकते हैं। 12 mm जो आ रहा है वो लिमिटिंग केस में, क्योंकि हम जब भी जो मैग्नीट्यूड आता है उससे ज्यादा डायमेंशन को कैलकुलेट करते हैं। 14 mm 15 mm का हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन इतना भी ज्यादा डायमेंशन यूज नहीं कर सकते जहां पर आपका कॉस्ट उस कंपोनेंट का ज्यादा हो जाए। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने देखा क्या कि अगर हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज का यूज करके हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसके डायमेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, लेट्स सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम हम इसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। या इंटरेस्टिंग वन। प्रॉब्लम नंबर 2। यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है कि एक सिलिंड्रिकल शाफ्ट है मेड ऑफ स्टील, whose yield strength is 700 megapascal. इसका जो yield strength है वो हमारे पास 700 megapascal है। is subjected to static load consist of bending moment 10 kilonewton meter and torsional moment 30 kilonewton meter. Determine the diameter of shaft using two different theories of failure and assuming a factor of safety of 2. Take Young's modulus की वैल्यू दिया हुआ है समथिंग 210 गीगापास्कल and Poisson's ratio is again given to 0.25. ओके, मीन्स ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है क्या कि हमारे पास एक सिलिंड्रिकल शाफ्ट है, ठीक है। We have one cylindrical shaft. इस सिलिंड्रिकल शाफ्ट पे क्या हो रहा है कि एक बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है, समथिंग 10 किलो न्यूटन मीटर का एक बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है और एक टॉर्सनल मोमेंट एक्ट कर रहा है। मतलब इस पर एम भी एक्ट कर रहा है, बेंडिंग मोमेंट भी एक्ट कर रहा है और टॉर्सनल मोमेंट भी एक्ट कर रहा है जो कि 30 किलो न्यूटन मीटर का है। हमें क्या करना है? डायमीटर ऑफ द शाफ्ट का निकालना है यूजिंग टू डिफरेंट थ्योरीज ऑफ फेलियर। अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि किस थ्योरीज ऑफ फेलियर का यूज करना है, कोई भी दो थ्योरीज ऑफ फेलियर का यूज करके आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है 2, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 2 यंग, जो इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है 210 गीगापास्कल एंड पॉइजन्स रेशियो दिया हुआ है 0.25। और जो कंपोनेंट का यील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, जिस चीज से बना हुआ है, जैसे शाफ्ट है वो बोल रहा है क्या कि स्टील से बना हुआ है, जिसके लिए आपके पास यील्ड स्ट्रेंथ है वो है 700 मेगापास्कल का। इसका डायमेंशन कैलकुलेट करना है जो कि सस्टेन करे 10 किलो न्यूटन मीटर का बेंडिंग मोमेंट को और एक टॉर्सनल मोमेंट ऑफ 50 किलो न्यूटन मीटर के सस्टेन करे। इसी चीज को बोला जा रहा है। ओके, देखते हैं। सबसे पहले गिवन इन दिस प्रॉब्लम सिग्मा yt दिया हुआ है 700 मेगापास्कल मींस 700 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। बेंडिंग मोमेंट m का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, टॉर्सनल मोमेंट t का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया है जिसका वैल्यू 2 दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है एंड पॉइजन्स रेशियो दिया हुआ है। हमको क्या कैलकुलेट करना है? डायमेंशन ऑफ द कंपोनेंट, मतलब शाफ्ट का डायमीटर कितना यूज करेंगे जो कि इतने बेंडिंग मोमेंट और इतने टॉर्सनल मोमेंट को सस्टेन कर जाए विदाउट ब्रेकेज बाय यूजिंग टू डिफरेंट थ्योरीज ऑफ फेलियर। कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो मैंने आपको जैसे लास्ट क्वेश्चन बताया था क्या कि अगर हमें कैलकुलेट करना है किसी भी चीज के डायमेंशन को, तो थ्योरीज ऑफ फेलियर को अप्लाई करने का जो पहला स्टेप है वो है कैलकुलेट कीजिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तीन चीज कैलकुलेट करना था, सिग्मा मैक्स, सिग्मा मीन एंड टाउ मैक्स को। सेम वही प्रोसीजर यूज करेंगे। उसके बाद जो थ्योरीज ऑफ फेलियर का जो भी एक्सप्रेशन है उसमें उसके मैग्नीट्यूड को डालकर हम उसका डायमेंशन को कैलकुलेट करेंगे। सेम प्रोसीजर अब हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ओके, अगर यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है तो हमें पता है कि जो बेंडिंग एक टेंसाइल स्ट्रेस है, ड्यू टू दिस बेंडिंग मोमेंट उसका मैग्नीट्यूड होता है समथिंग m by z। ये कहाँ से आता है? ये हम लोग यूज करते थे ना, m by i इक्वल टू सिग्मा b by y। ये एक्सप्रेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, m by i इज इक्वल टू सिग्मा b by y। तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं सिग्मा कैलकुलेट करना है,
इसको कैलकुलेट करने का मतलब होता है m इंटू वाई बाई आई, और आई बाई वाई इक्वल टू क्या, व्हाट, आई बाई वाई जो होता है वो होता है सेक्शन मॉडुलस, मतलब जेड। यहाँ पर अगर हम जेड कैलकुलेट करते हैं तो जेड का वैल्यू फॉर सर्कुलर सेक्शन के लिए हमारे पास जो आता है होता है पाई बाई 32 इंटू डी क्यू। ओके, पाई बाई 32 इंटू डी क्यू। तो यहाँ पर हम लोगों ने जेड कैलकुलेट कर लिया। जेड कैलकुलेट हो गया तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा m बाई जेड। m हमारे पास गिवन है इन द प्रॉब्लम, जेड हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया। इसको यूज करेंगे तो हमारे पास समथिंग इन टर्म्स ऑफ डायमीटर डी, बिकॉज डायमीटर तो क्या है, अननोन है। तो इन टर्म्स ऑफ डायमीटर हमारे पास जो सिग्मा 1 का मैग्नीट्यूड आता है वो हमारे पास कितना आता है, m बाई जेड यूज कर रहे हैं तो उसके एक्सप्रेशन से हमारे पास सिग्मा 1 हमारे पास इतना आ रहा है। सिमिलरली अगर हम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करें ड्यू टू द टॉर्सनल मोमेंट, ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन टॉर्सनल मोमेंट भी एक्ट कर रहा है समथिंग 30 किलो न्यूटन पर मीटर का। तो अगर हम इसका शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाहेंगे तो शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग 16t अपॉन पाई डी क्यू। ओके, ये एक्सप्रेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, t बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। उसी एक्सप्रेशन से जो शियर स्ट्रेस आ रहा है ड्यू टू द टॉर्सनल मोमेंट वो हमारे पास आ रहा है 16t अपॉन पाई डी क्यू। t इज गिवन टू अस, पाई डी इज अननोन, तो उसके मैग्नीट्यूड पे यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास जो आ रहा है शियर स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्सनल मोमेंट वो हमारे पास आ रहा है। क्लियर? ओके, अगेन द सेम सिचुएशन कम्स जो कि लास्ट प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एक कंपोनेंट है इस पर सिग्मा भी एक्ट कर रहा है और टाउ भी एक्ट कर रहा है। सिग्मा एंड टाउ बोथ आर एक्टिंग। अगर सिग्मा भी एक्ट कर रहा है, टाउ भी एक्ट कर रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हमें फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा सिग्मा मैक्स, फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा सिग्मा मीन, और फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा टाउ मैक्स। और उसके बाद जो भी थ्योरीज ऑफ फेलियर हमको अप्लाई करना है हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। अप टू दिस मच हम लोगों ने सिग्मा 1 कैलकुलेट कर लिया, टाउ कैलकुलेट किया, तो फिर सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। यहाँ से आ गया मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा T1 इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 प्लस माइनस ये फॉर्मूले को यूज करके हम लोगों ने मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, क्योंकि डायमीटर अननोन है। उसी तरह मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर, देन मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट किया और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन इसको कैलकुलेट करने के बाद इन्होंने यूज किया है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरीज का। दो थ्योरीज ऑफ फेलियर बोला गया था, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, आइदर यू यूज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, या मैक्सिमम आउट ऑफ दैट 5 थ्योरीज आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी क्या होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइदर यू यूज द फॉर्मूला और इट इज सिंपली क्या होता है सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मीन बाय 2। यहाँ से भी हम लोग मैक्सिमम प्रिंसिपल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से इन्होंने कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ डी, हमारे पास इतना आ रहा है। इसको हमको किसके बराबर इक्वेट करना पड़ेगा, इसको इक्वेट करना पड़ेगा, इस चीज को हमें इक्वेट करना पड़ेगा बाय दिस वन, टाउ मैक्स से इक्वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट किए थे जो कंपोनेंट है उसका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना आएगा, सिग्मा वाई टी बाई 2, जैसा कि लास्ट एक्सप्रेशन दिया था, लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया था। बट यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दिया हुआ है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे टाउ मैक्स इक्वल टू सिग्मा वाई टी अपॉन 2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यहाँ से यूज किए इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास समथिंग 175 आया था। 700 डिवाइडेड बाय 2 into 2 that is 175। इक्वेट दिस टू दिस एंड दिस, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास जो डायमीटर आएगा वो आएगा 97.2 mm अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। क्लियर? द नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट थ्योरीज ऑफ फेलियर जिससे हमको इसके डायमेंशन को कैलकुलेट करना है वो हमारे पास है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी से इन्होंने कैलकुलेट किया। आप किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। ओके,
अगेन वी हैव मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, एक्सप्रेशन इज दिस वन। यहाँ पर सिंपली आप सिग्मा मैक्स सिग्मा मीन के वैल्यूज को पुट कीजिए और यहाँ से डायमीटर को कैलकुलेट कीजिए, यू विल गेट द डायमीटर एज 90.8 mm और यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डायमेंशन। क्लियर? तो आप लोगों ने देखा क्या कि अगर हमारे पास डायरेक्टली स्ट्रेस ना देकर उन्होंने क्या किया कि हमारे पास बेंडिंग मोमेंट दे दिया और टॉर्सनल मोमेंट दे दिया, तो फिर हमको क्या करना था, इस बेंडिंग मोमेंट से हमको कैलकुलेट करना था इस सिग्मा पी कितना आएगा, और इस जो टॉर्सन था, टॉर्सनल मोमेंट दिया था, इससे हमको कैलकुलेट करना था इस शियर स्ट्रेस की वैल्यू टाउ कितनी आएगी। ये दोनों चीज कैलकुलेट करने के बाद अगेन हमको कैलकुलेट करना था कि सिग्मा मैक्स कितना होगा, सिग्मा मीन कितना होगा और टाउ मैक्स कितना होगा। उसका जो भी थ्योरीज ऑफ फेलियर को आप यूज करना चाहते थे वो यूज कर सकते। क्लियर? ओके, देन we will solve one more problem based on this theories of failure. One more problem, and this is the last one. Okay. The third problem is a mild steel shaft of 50 mm diameter is subjected to a bending moment of 2000 Newton meter and a torque T. If the yield point of the steel in tension is 200 megapascal, find the maximum value of this torque without causing yielding of the shaft according to the maximum principal stress theory, the maximum shear stress theory and maximum distortion energy theory of yielding. मतलब सेम प्रॉब्लम है, बस इन्होंने क्या किया, यहाँ पर डायमीटर को मेंशन कर दिया है कि डायमीटर इतना है, बस टॉर्क टी को इन्होंने मतलब इस चीज को कैलकुलेट करना है कि टॉर्क टी का वैल्यू कितना होगा। डिफरेंस क्या था लास्ट प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में डिफरेंस क्या था कि वहां पर उन्होंने एम और टी दोनों गिवन था, डायमीटर डी कैलकुलेट करना था। यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि डायमीटर डी हमको प्रोवाइड कर दिया, सिग्मा जो बेंडिंग मोमेंट है एम है ये प्रोवाइड कर दिया, बट टॉर्क टी जो है इस चीज को हमारे पास क्या रखा, अननोन। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे जो कि हम लोगों ने लास्ट प्रॉब्लम में यूज किया था सिंपली। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो ये बोला जा रहा है वो है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी यूज करना है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी यूज करना है, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन थ्योरी को यूज करना है। यील्ड पॉइंट ऑफ अ स्टील इन टेंशन इज 200 मेगापास्कल। जो यील्ड पॉइंट है स्टील का इन टेंशन में हमारे पास 200 मेगापास्कल का दिया गया है। ओके, कैलकुलेट करते हैं। गिवन डायमीटर डी दिया हुआ है, एम दिया हुआ था, बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ था, सिग्मा वाई टी दिया हुआ है। लेट्स टी जो है वो हमारे पास है मैक्सिमम टॉर्क विदाउट कॉजिंग यील्डिंग ऑफ द शाफ्ट इन न्यूटन मीटर, जो कि हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, जैसा लास्ट प्रॉब्लम में कैलकुलेट की थी कि अगर हमारे पास एम दिया हुआ था हम उसका बेंडिंग स्ट्रेस निकाल सकते थे, बेंडिंग स्ट्रेस निकल जाएगा एम बाई जेड। जेड अगेन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, शाफ्ट है, सर्कुलर सेक्शन है, उसके लिए जो बेंडिंग सेक्शन मॉडुलस होगा वो हमारे पास होगा पाई बाय 32 इंटू डी क्यू। क्लियर? यहाँ से बेंडिंग स्ट्रेस जो आएगा वो हमारे पास इतना आ जाएगा। अगेन अगर हमारे पास टी गिवन रहता तो उसका शियर स्ट्रेस समथिंग इतना आता 16 टी अपॉन पाई डी क्यू, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। सेम उसी फेनोमेना को हम लोगों ने, उसी प्रोसीजर को हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया। तो जो शियर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 16 टी अपॉन पाई डी क्यू। अगर ये इतना चीज कैलकुलेट हो गया तो नेक्स्ट कैलकुलेट कीजिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। इतना चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दिस वन इज फॉर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, सेम प्रोसीजर। दिस वन इज फॉर मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, सेम प्रोसीजर। एंड लास्टली मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मीन बाय 2 और आइदर यू यूज दिस फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ से हमारे पास आ गया मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू आ गया। ओके, देन नेक्स्ट अगर हम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी यूज करेंगे तो ये क्या बोलता है, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू आएगा उसको हमको इक्वेट करना है
जो कंपोनेंट का यील्ड स्ट्रेंथ था उसके बराबर। मतलब ये डिस्कार्ड ये अदर जो मैग्नीट्यूड होता है उसको ये हटाता है। मतलब सिग्मा 2 सिग्मा 3 अगर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3 अगर तीन प्रिंसिपल स्ट्रेस है, और बोलता है क्या कि अगर सिग्मा 1 ग्रेटर टू सिग्मा 2 एंड ग्रेटर टू सिग्मा 3, मतलब सिग्मा 1 अगर सबसे बड़ा है तो हमको सिर्फ और सिर्फ सिग्मा 1 पे कंसीडर करना है, अदर चीज पे कंसीडर नहीं करना है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पे कंसीडर करना है। इस चीज को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर टॉर्सन की जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमारे पास इतना आएगा 2118 न्यूटन मीटर। जस्ट मैग्नीट्यूड को पुट किया गया है, ठीक है, जस्ट जो भी वैल्यू आ रहा है बस उस चीज को डाला गया है यहाँ पर। हमारे पास जो टॉर्क आ रहा है, मतलब इतना टॉर्सनल मोमेंट को अगर हम यूज करेंगे तो हमारा कंपोनेंट ब्रेक नहीं करेगा। क्लियर? ओके। देन जो सेकंड थ्योरी को यूज कर रहा है वो यूज कर रहा है इन लोगों ने मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी को यूज करा है। अगेन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी सेम चीज बताता है कि टाउ मैक्स आप कैलकुलेट कीजिए, टाउ मैक्स इक्वल टू सिग्मा yt by 2। यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं गिवन है, नहीं गिवन है मींस फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1। ओके, तो यहाँ से सिंपली मैंने मैग्नीट्यूड को पुट किया और सिग्मा yt by 2 को पुट किया, उसके कारण से जो टॉर्सनल मोमेंट आ रहा है हमारे पास इतना आ रहा है अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। एंड लास्ट थ्योरी जो यूज किया जा रहा है वो है हमारे पास मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी को। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी को, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी क्या बोलता है? सिंपली सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल टू दिस वन। इतना को यूज करना है। जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड सिग्मा yt, इसके मैग्नीट्यूड को पुट किया तो जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है, जो टॉर्सनल मोमेंट एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास समथिंग 1647 न्यूटन, 1647 न्यूटन। ओके, सेम प्रॉब्लम था, सिर्फ यहाँ पर टी मिसिंग था, टी अननोन था और डी गिवन था। लास्ट प्रॉब्लम में डी हमें दिया हुआ था, डी कैलकुलेट करना था, टी इज गिवन। ओके, तो अभी तक के प्रॉब्लम में आप लोगों ने देखा क्या कि अगर हमको थ्योरीज ऑफ फेलियर अप्लाई करना है तो सिंपली जो डिफरेंट थ्योरीज है उनका जो भी एक्सप्रेशन है उसको यूज करना है। पहला स्टेप जो हमें यूज करना है वो है कैलकुलेट करना है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को कैलकुलेट करना, और जो भी थ्योरीज के अकॉर्डिंगली हमको उसके डायमेंशन को कैलकुलेट करना रहता है उसको हम लोग करते हैं। So all this is about the theories of failure. आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं by using this concept. Clear? Okay.